धरती पहले से ज्यादा कांप रही है? इंडोनेशिया में भूकंप, कोलंबिया में भूकंप, मेक्सिको में भूकंप और जून के महीने में वेनेजुएला में तो कुछ ही सेकंड के अंतराल पर दो बड़े बड़े झटके। पिछले कुछ महीनों की हेडलाइंस उठाकर देखिए तो एक सवाल बार बार दिमाग में उठता है, क्या धरती अब पहले से ज्यादा कांप रही है? क्या हम किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ हमारा परसेप्शन है? क्योंकि आजकल हर खबर हम तक कुछ सेकंड्स में पहुंच जाती है। नमस्कार, मैं हूं सोनम सचदेवा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम इसी सवाल का जवाब आपको आंकड़ों की मदद से देंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी सनसनी के, सिर्फ फैक्ट्स और सिर्फ सच्चाई पर बात करेंगे। पहला, इस साल कहां कहां तबाही मची। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर 2026 में अब तक क्या क्या हुआ। इस साल का सबसे शक्तिशाली भूकंप दर्ज हुआ फिलीपींस के मिंडानाओ इलाके के पास, जिसकी तीव्रता रही 7.8। इस भूकंप में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए। इसके बाद जून में वेनेजुएला की बारी आई और वहां जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। कुछ ही सेकंड के फासले पर वेनेजुएला में दो बड़े भूकंप आए। एक की तीव्रता रही 7.2 और दूसरे की 7.5, यानी धरती अभी पहले झटके से संभली भी नहीं थी कि दूसरा झटका आ गया। इस दोहरी तबाही में 6,300 से ज्यादा लोगों की जान गई। पिछले 100 साल में वेनेजुएला में आया ये सबसे बड़ा शक्तिशाली भूकंप था। फिर जुलाई में मेक्सिको दहला और अगस्त आते आते कोलंबिया और इंडोनेशिया में भी 7.4 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए। यानी कुल मिलाकर जनवरी से अगस्त तक दुनिया के अलग अलग कोनों से एक के बाद एक बड़े भूकंपों की खबरें आती रही। हमें सिर्फ इस साल की घटनाओं पर नहीं बल्कि पिछले एक दशक के आंकड़ों पर भी नजर डालनी होगी। क्या बड़ा भूकंप हमेशा बड़ी तबाही लाता है? आपको एक बहुत जरूरी बात समझा देते हैं, और ये गलतफहमी ज्यादातर लोगों को होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि भूकंप जितना ज्यादा तीव्रता वाला होगा तबाही भी उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन असलियत में ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी भूकंप से कितना नुकसान होगा ये सिर्फ उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, इसके पीछे कई और फैक्टर्स काम करते हैं। पहले फैक्टर की बात करें तो वो है भूकंप की गहराई। अगर भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर बहुत गहराई पर है तो उसका असर सतह पर उतना विनाशकारी नहीं होगा, भले ही तीव्रता ज्यादा हो। दूसरा फैक्टर, भूकंप का केंद्र आबादी वाले इलाके से कितनी दूरी पर है। अगर भूकंप किसी घने आबादी वाले शहर के बिल्कुल नीचे आता है तो नुकसान कहीं ज्यादा होगा, बजाय इसके कि यही भूकंप किसी सुनसान समंदर के बीचों बीच आए। तीसरा फैक्टर है जमीन की स्थिति, यानी वहां की मिट्टी और चट्टानें कैसी हैं। कुछ जगहों की जमीन भूकंप की लहरों को और ज्यादा बढ़ा देती। और चौथा, सबसे अहम, इमारतों की मजबूती। अगर किसी इलाके में भूकंप रोधी निर्माण नहीं हुआ है तो कमजोर तीव्रता का भूकंप भी भारी तबाही मचा सकता है। वेनेजुएला में हुई भारी जनहानि की एक बड़ी वजह भी यही रही, यहाँ कई इमारतें भूकंप रोधी तकनीक से नहीं बनी थी। यही वजह है कि इतिहास में सबसे ज्यादा जाने लेने वाले भूकंप हमेशा सबसे शक्तिशाली भूकंप नहीं रहे। कई बार कम तीव्रता के भूकंपों ने भी घनी आबादी और कमजोर इमारतों की वजह से बड़ी तबाही मचाई है। तो याद रखिए, तीव्रता सिर्फ एक नंबर है, असली खतरा उससे कहीं ज्यादा चीजों पर निर्भर करता है। आंकड़े क्या कहते हैं? चलिए अब आते हैं असली सवाल पर कि जो आंकड़े हैं वो आखिर क्या कुछ कहते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 20,000 भूकंप दर्ज होते हैं, यानी औसतन रोजाना करीब 55 भूकंप। चौंक गए ना? लेकिन घबराइए मत, इनमें से ज्यादातर भूकंप इतने हल्के होते हैं कि आम इंसान को उनका एहसास तक नहीं होता। ये यंत्रों की मदद से ही दर्ज हो पाते हैं। अब बात करते हैं बड़े भूकंपों की, यानी 6 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंपों की। 2016 से 2025 के बीच, यानी पिछले एक दशक में हर साल औसतन 133 भूकंप ऐसे रहे जिनकी तीव्रता 6 या उससे ज्यादा थी। इस 10 साल के आंकड़े में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 2024 में यह संख्या सबसे कम रही, सिर्फ 99 भूकंप, जबकि 2021 में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा, पूरे 157 भूकंप दर्ज हुए।
और बात 2026 की करें तो इस साल 17 अगस्त तक यानी अभी तक दुनिया भर में 6 या उससे ज्यादा तीव्रता के कुल 91 भूकंप दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 11 भूकंपों की तीव्रता तो 7 से भी ऊपर रही। अब जरा जो गणित है वो लगाइए, साल के सिर्फ 7.5 महीनों में 91 भूकंप, यानी अगर यही रफ्तार आगे भी बनी रही तो यह आंकड़ा दशक के औसत 133 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर पहुंच सकता है। यानी ये तेज जरूर लग रहा है, लेकिन 2021 जैसे साल की तुलना में ये अभी भी असामान्य नहीं है। तो साफ शब्दों में अगर कहें तो 2026 में बड़े भूकंपों की रफ्तार थोड़ी तेज जरूर है, लेकिन ये अब भी उसी दायरे में है जिसे वैज्ञानिक सामान्य मानते हैं। यानी घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही इसे नजरअंदाज करने की जरूरत है। अब अगला सवाल है कि आखिर ये भूकंप आते कहाँ हैं? सवाल उठता है कि दुनिया में ये जो भूकंप हैं वो बार बार किन इलाकों में आते हैं? तो इसका जवाब है दुनिया के करीब 90% भूकंप एक खास पट्टी में आते हैं जिसे कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैला हुआ एक विशाल घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है। जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया ये सभी इसी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं और यही वजह है कि इन देशों से भूकंप की खबरें बार बार सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा दुनिया का दूसरा बड़ा भूकंप प्रवण क्षेत्र है अल्पाइड बेल्ट। ये पट्टी इंडोनेशिया के जावा द्वीप से शुरू होकर हिमालय, फिर तुर्की और आखिर में भूमध्य सागर तक फैली हुई है। यानी अगर आप नक्शे पर देखें तो दुनिया के ज्यादातर बड़े भूकंप इन्हीं 2 पट्टियों में सिमटे हुए हैं। बाकी दुनिया के मुकाबले यहाँ टेक्टोनिक हलचल कहीं ज्यादा सक्रिय रहती है। वेनेजुएला इन दोनों पट्टियों से बाहर है, फिर भी वहाँ भूकंप आया क्योंकि वहाँ कैरिबियन और साउथ अमेरिकन प्लेटों के बीच अपनी अलग फॉल्ट लाइनें मौजूद हैं, जो इस बात की याद दिलाती हैं कि खतरा सिर्फ इन 2 मुख्य पट्टियों तक सीमित नहीं। आइए अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर भूकंप की जो तीव्रता है वो कैसे मापी जाती है, क्योंकि हम बार बार 6, 7, 7.5 जैसे आंकड़े सुनते तो हैं, पर इनका असली मतलब होता क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। इस स्केल की सबसे जो खास बात है वो ये है कि ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, यानी सीधी गिनती वाला पैमाना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीव्रता का आंकड़ा 1 अंक भी बढ़ता है तो जमीन का कंपन करीब 10 गुना बढ़ जाता है और जो ऊर्जा भूकंप के दौरान निकलती है वो तो करीब 32 गुना तक बढ़ जाती है। यानी जरा सोचिए, तीव्रता 6 और तीव्रता 7 के भूकंप में सिर्फ 1 अंक का फर्क दिखता है, लेकिन असल में तीव्रता 7 का भूकंप तीव्रता 6 के मुकाबले 32 गुना ज्यादा ऊर्जा लेकर आता है और यही वजह है कि हर एक अंक की बढ़ोतरी बेहद खतरनाक साबित होती है। और एक बात यहाँ साफ कर देना जरूरी है कि आज भी विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ा कि किसी भूकंप की सटीक तारीख या फिर जगह की भविष्यवाणी की जा सके। वैज्ञानिक सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से इलाके ज्यादा खतरे में हैं। इसी अनुमान के आधार पर वहां भवन निर्माण के सख्त नियम बनाए जाते हैं और चेतावनी प्रणालियां तैयार की जाती हैं ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। अब चलिए सबसे जो अहम सवाल है उस पर आते हैं कि आखिर भूकंप आते क्यों हैं। इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी की जो बनावट है उसको समझना होगा। हमारी धरती की सबसे बाहरी परत एक ठोस चट्टान की परत है, लेकिन ये परत एक पूरी अखंड चादर नहीं है। ये कई बड़े टुकड़ों में बटी हुई है जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें कोई स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार बेहद धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकती रहती हैं। ये हलचल इतनी धीमी होती है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन जब 2 प्लेटें एक दूसरे के किनारों पर आपस में रगड़ खाती हैं तो वहाँ धीरे धीरे तनाव यानी कि स्ट्रेस जमा होने लगता है। ये तनाव तब तक बढ़ता रहता है जब तक चट्टानें उसे सहन नहीं कर पाती और जब ये तनाव अपनी हद पार कर जाता है तो चट्टान अचानक टूट जाती है या खिसक जाती है और यही झटका हम सतह पर भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। यही वजह है कि जिन इलाकों में प्लेटों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर अल्पाइड बेल्ट, यहाँ भूकंप की आशंका बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा रहती है। तो अब आप समझ चुके हैं कि इंडोनेशिया, कोलंबिया, मेक्सिको और वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप कोई अकेली या फिर असामान्य घटना नहीं है। ये उसी वैश्विक पैटर्न का हिस्सा है जो दशकों से चला आ रहा है। हाँ, ये सच है कि 2026 में बड़े भूकंपों की रफ्तार पिछले कुछ सालों के मुकाबले थोड़ी तेज नजर आ रही है, लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि ये अभी भी उस दायरे के भीतर है जिसे धरती के इतिहास में सामान्य माना जाता रहा है। लेकिन आंकड़ों के पीछे इंसानी कीमत भी है। फिलीपींस और वेनेजुएला में हजारों परिवारों ने इस साल अपनों को खोया है।
असली सवाल सिर्फ तीव्रता या संख्या का नहीं है, असली सवाल है तैयारी का। क्या हमारे शहर, हमारी इमारतें और हमारा प्रशासन इन झटकों को झेलने के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है, क्या हमें इन बढ़ते भूकंपों से डरने की जरूरत है या फिर ये सिर्फ प्रकृति का एक सामान्य चक्र है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, मैं थी सोनम सचदेवा दैनिक जागरण के लिए। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। बाकी ऐसे एक्सप्लेनर्स और विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।